जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों को मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा रचित एक कहानी निर्मला भाग 6 सुनाने जा रही हूँ। एक दिन से निर्मला का रंग ढंग उस दिन से बदलने लगा। उसने अपने कर्तव्य पर मर मिटने का निश्चय किया। अब तक नैराश्य के संताप में उसने कर्तव्य पर ध्यान ही नहीं दिया था। उसके हृदय में विप्लव सी ज्वाला दहकती रही। उसकी असहनीय वेदना ने उसे संज्ञाहीन सा कर दिया था। अब उस वेदना का वेग शांत होने लगा। उसे ज्ञात हुआ कि मेरे लिए जीवन का कोई आनंद नहीं है। उसका स्वप्न देखकर क्यों इस जीवन को नष्ट करूं? संसार के सब प्राणी सुख सेज नहीं पाते हैं। मैं भी उन्हीं अभागों में से हूँ। मुझे भी विधाता ने दुख की गठरी ढोने के लिए चुना है। वह बोझ सिर से उतर नहीं सकता। उसे फेंकना भी चाहूं तो नहीं फेंक सकती। उस कठिन भार से चाहे आंखों में अंधेरा छाए, चाहे गर्दन टूटने लगे, चाहे पैर उठाना दस्तूर हो जाए, लेकिन वह गठरी ढोनी ही पड़ेगी। उम्र भर का कैदी कहाँ तक रोएगा? रोए भी तो कौन देखता है? किसे उस पर दया आती है? रोने से काम में हर्ज होने के कारण उसे और भी यातनाएं सहनी पड़ती हैं। दूसरे दिन वकील साहब कचहरी से आए तो देखा निर्मला का साहस्य मूर्ति अपने कमरे के द्वार पर खड़ी थी। वह अनिंद छवि देखकर उनकी आंखें तृप्त हो गई। आज बहुत दिनों के बाद उन्हें यह कमल खिला हुआ मिला। कमरे में एक बड़ा सा आईना दीवार पर लटका हुआ था। उस पर एक पर्दा पड़ा हुआ था। आज उसका पर्दा उठा हुआ था। वकील साहब ने कमरे में कदम रखा तो शीशे पर निगाह पड़ी और अपनी सूरत साफ साफ दिखाई दी। उनके हृदय में चोट सी लग गई। दिन भर के परिश्रम से मुख की कांति मलिन हो गई थी। भांति भांति के पौष्टिक पदार्थ खाने पर भी गालों की झुर्रियां साफ साफ दिखाई दे रही थी। तोंद कैसी होने पर भी किसी मुंहजोर घोड़े की भांति बाहर निकली हुई थी आईने के सामने, किंतु दूसरी ओर ताकती हुई निर्मला भी खड़ी थी। दोनों सूरतों में कितना अंतर था। एक रत्न जटित विशाल भवन, दूसरा टूटा फुआ खंडहर। वह उस आईने की ओर न देख सके। अपनी यह हीनावस्था उनके लिए असहनीय थी। वह आईने के सामने से हट गए। उन्हें अपनी ही सूरत से घृणा होने लगी। फिर उस रूपवती कामिनी का उनसे घृणा करना कोई आश्चर्य की बात न थी। निर्मला की ओर ताकने का भी उन्हें साहस न हुआ। उसकी यह अनुपम छवि उनके हृदय का सूल बन गई। निर्मला ने कहा, आज इतनी देर कहाँ लगाई? दिन भर राह देखते देखते आंखें फूट जाती हैं। तोता राम ने खिड़की की ओर ताकते हुए जवाब दिया, मुकदमों के मारे दम मारने की छुट्टी नहीं मिलती। अभी एक मुकदमा और था, लेकिन मैं सिर दर्द का बहाना लेकर भाग आया। निर्मला, तो क्यों इतने मुकदमे लेते हो? काम उतना ही करना चाहिए जितना आराम से हो सके। प्राण देकर थोड़े ही काम किया जाता है। मत लिया करो बहुत मुकदमे। मुझे रुपयों का लालच नहीं है। तुम आराम से रहोगे तो रुपए बहुत मिलेंगे। तोता भाई, आती हुई लक्ष्मी भी तो नहीं ठुकराई जाती। निर्मला, लक्ष्मी अगर रक्त और मांस की भेंट लेकर आती है तो उसको न आना ही अच्छा है। मैं धन की भूखी नहीं हूँ। इसी वक्त मानसाराम भी स्कूल से लौटा। धूप में चलने के कारण मुख पर पसीने की बूंदें आई हुई थी। कोरे मुखड़े पर खून की लाली दौड़ रही थी। आंखों से ज्योति सी निकलती मालूम होती थी। द्वार पर खड़ा होकर बोला, अम्मा जी आइए, कुछ खाने को निकालिए, जरा खेलने जाना है। निर्मला जाकर गिलास में पानी लाई और एक तस्तरी में कुछ मेवे रखकर मानसाराम को दिए। मानसाराम ने जब खाकर चलने लगा
तो निर्मला ने पूछा, कब तक आओगे? मासाराम, कुछ कह नहीं सकता। गोरों के साथ हॉकी मैच है, 12 के यहाँ से बहुत दूर है। निर्मला, भाई जल्दी आना, खाना ठंडा हो जाएगा तो कहोगे मुझे भूख नहीं है। मानसाराम ने निर्मला की ओर सरल स्नेह भाव से देखकर कहा, मुझे देर हो जाए तो समझ लीजिए वहीं खा रहा हूँ, मेरे लिए बैठने की जरूरत नहीं है। वह चला गया तो निर्मला बोली, पहले तो घर में आते ही न थे, मुझसे बोलते शर्माते थे, किसी चीज की जरूरत होती तो बाहर से ही मंगवा भेजते। जब से मैंने बुलाकर कहा तब से आने लगे हैं। तोताराम ने कुछ चिढ़कर कहा, यह तुम्हारे पास खाने पीने की चीजें मांगने क्यों आता है? दीदी से क्यों नहीं कहता? निर्मला ने यह बात प्रशंसा पाने के लिए लोभ से कही थी। यह वह दिखाना चाहती थी कि मैं तुम्हारे लड़के को कितना चाहती हूँ। यह कोई बनावटी प्रेम न था, उसे लड़कियों से सचमुच स्नेह था। उसके चरित्र में अभी तक बाल भाव ही प्रधान था। उसमें वही उत्सुकता, वही चंचलता, वही विनोद प्रियता विद्यमान थी और बालकों के साथ उसकी ये बाल वृत्तियां प्रस्फुटित होती थी। पत्नी सुलभ ईर्ष्या अभी तक उसके मन में उदय नहीं हुई थी, लेकिन पति के प्रसन्न होने के बदले नाक भौं सिकोड़ने का आशय न समझकर बोली, मैं क्या जानूं, उनसे क्यों नहीं मांगते? मेरे पास आते हैं तो दुत्कार नहीं देती। अगर ऐसा करूं तो यही होगा कि यह लड़कों को देखकर जलती है। मुंशी जी ने इसका कुछ जवाब न दिया, लेकिन आज इन्होंने मुवक्किलों से बात नहीं की, सीधे मानसाराम के पास गए और उसका इम्तिहान लेने लगे। यह जीवन में पहला ही अवसर था कि उन्होंने मानसाराम या किसी लड़के को शिक्षोन्नति के विषय में इतनी दिलचस्पी दिखाई। उन्हें अपने काम से सिर उठाने की फुर्सत नहीं मिलती थी। उन्हें इन विषयों को पढ़े हुए 40 वर्ष के लगभग हो गए थे। तब से उनकी ओर आंख तक न उठाई थी। वह कानूनी पुस्तकें और पन्नों के सिवा और कुछ पढ़ते ही न थे। इसका समय ही न मिलता था। पर आज उन्हीं विषयों में मानसाराम की परीक्षा लेने लगे। मानसाराम जहीन था और उसके साथ मेहनती भी था। खेल में भी टीम का कैप्टन होता था, पर भी वह क्लास में प्रथम रहता था। जिस पाठ को एक बार देख लेता, पत्थर की लकीर हो जाती थी। मुंशी जी को उतावले में ऐसे मार्मिक प्रश्न तो सूझे नहीं, जिनके उत्तर देने में चतुर लड़कों को भी कुछ सोचना पड़ता है। ऊपरी प्रश्नों को मानसाराम से चुटकियों में उड़ा दिया। कोई सिपाही अपने शत्रु पर वार खाली जाते देखकर जैसे झल्ला झल्ला कर और भी तेजी से वार करता है, उसी भांति मानसाराम के जवाबों को सुनकर वकील साहब भी झल्ला रहे थे। वह कोई ऐसा प्रश्न करना चाहते थे जिसका जवाब मानसाराम से न बन पड़े। देखना चाहते थे कि इसका कमजोर पहलू कहाँ है। यह देखकर अब उन्हें संतोष न हो सकता था कि वह क्या करता है। वह यह देखना चाहते थे कि यह क्या नहीं कर सकता। कोई अभ्यस्त परीक्षक मानसाराम जी की कमजोरियों को आसानी से दिखा देता, पर वकील साहब अपनी आधी शताब्दी को भूली हुई शिक्षा के आधार पर इतने सफल कैसे होते हैं। अंत में उन्हें अपना गुस्सा उतारने के लिए कोई बहाना न मिला तो बोले, मैं देखता हूँ तुम सारे दिन इधर उधर मटर गश्ती किया करते हो। मैं तुम्हारे चरित्र को तुम्हारी बुद्धि से बढ़कर समझता हूँ और तुम्हारा यूं आवारा घूमना मुझे गवारा नहीं हो सकता। मास्ताराम ने निर्भीकता से कहा, मैं शाम का 1 घंटा खेलने के लिए जाने के सिवा दिन भर कहीं नहीं जाता। आप चाहें अम्मा या बुआ जी से पूछ लें।
मुझे खुद इस तरह घूमना पसंद नहीं है। हाँ, खेलने के लिए हेडमास्टर साहब से आग्रह करके बुलाते हैं तो मजबूरन जाना पड़ता है। अगर आपको मेरा खेलने जाना पसंद नहीं है तो कल से न जाऊंगा। मुंशी जी ने देखा कि बातें दूसरी ही रुख पर जा रही हैं तो तीव्र स्वर में बोले, मुझे इस बात पर इत्मीनान क्यों कर हो कि खेलने के सिवा कहीं नहीं घूमने जाते। मैं बराबर शिकायतें सुनता हूँ। मानसाराम ने उत्तेजित होकर बोला, कहा किन महाशय ने आपसे यह शिकायत की, जरा मैं भी तो सुनो। वकील, कोई हो, इससे तुमसे कोई मतलब नहीं। तुम्हें इतना विश्वास होना चाहिए कि मैं झूठा आक्षेप नहीं करता। मानसाराम, अगर मेरे सामने कोई आकर कह दे कि मैं इन्हें कहीं घूमते देखा तो मुंह न दिखाऊंगा। वकील, किसी की ऐसी क्या गरज पड़ी कि तुम्हारी मुंह पर तुम्हारी शिकायत करे और तुमसे बैर मोल ले। तुम अपने 2-4 साथियों को लेकर उसके घर की खपरेल फोड़ते फिरो। मुझसे इस किस्म की शिकायत एक आदमी ने नहीं, कई आदमियों ने की है और कोई वजह नहीं है कि तुम अपने दोस्तों की बात पर विश्वास न करो। मैं चाहता हूँ कि तुम स्कूल ही में रहा करो। मानसाराम ने मुंह गिराकर कहा, मुझे वहां रहने में कोई आपत्ति नहीं है, जब से कहिए चला जाऊं। वकील, तुमने मुंह क्यों लटका लिया? क्या वहां रहना अच्छा नहीं लगता? ऐसा मालूम होता है मानो वहां जाने के भय से तुम्हारी नानी मर जा रही है। आखिर बात क्या है? वहां तुम्हें क्यों तकलीफ होगी? मानसाराम छात्रालय में रहने के लिए उत्सुक नहीं था, लेकिन जब मुंशी जी ने यह बात कह ही दी कि इसका कारण पूछो, सो वह अपनी झेप मिटाने के लिए प्रसन्नचित्त होकर बोला, मुंह क्यों लटकाऊं? मेरे लिए जैसे बोर्डिंग हाउस तकलीफ भी कोई नहीं है, और हो भी तो उसे सह सकता हूँ। मैं कल से चला जाऊंगा। हाँ, अगर जगह न खाली हुई तो मजबूरी है। मुंशी जी वकील थे, समझ गए कि यह लड़का कोई ऐसा बहाना ढूंढ रहा है जिससे मुझे वहां जाना न पड़े और कोई इल्जाम भी सिर पर न आए। बोले, सब लड़कों के लिए जगह है, तुम्हारे लिए जगह नहीं है? मानसाराम, कितने ही लड़कों को जगह नहीं मिली और वे बाहर किराए के मकान पे पड़े हुए हैं। अभी बोर्डिंग हाउस में एक लड़के का नाम कट गया तो 50 अर्जियां उस जगह के लिए आई थी। जय हिंद, जय भारत। अगली कहानी में हम आपसे फिर मिलते हैं।